हेलो दोस्तों, डीएलवी न्यूज़ पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले आपसे अनुरोध है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और कमेंट में ये भी बताएं ये वीडियो आप किस शहर राज्य से देख रहे हैं। तो चलिए नज़र डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए, गाजियाबाद में बेरोजगार युवाओं के लिए 18 दिसंबर को वृहद रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। यह मेला आरडी इंजीनियरिंग कॉलेज में सुबह 10 बजे शुरू होगा। विभिन्न कंपनियां रिलेशनशिप ऑफिसर, मैनेजर, सेल्स मैनेजर, प्रोडक्शन ऑपरेटर जैसे पदों के लिए अभ्यर्थियों का चयन करेगी। चयनित अभ्यर्थियों को 15 से 50,000 मासिक वेतन और मुफ्त आवास मिलेगा। कारखाना अधिनियम के तहत लाइसेंस नवीनीकरण करना अनिवार्य है, अन्यथा कार्रवाई की जा सकती है। वहीं देखिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर, बसपा सुप्रीमो मायावती ने ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की। उन्होंने चुनाव प्रक्रिया में 3 सुधारों की बात कही है। मायावती ने कहा कि ईवीएम पर लोगों का भरोसा कम हो रहा है, इसीलिए बैलेट पेपर से चुनाव कराना बेहतर होगा। उन्होंने चुनाव आयोग से इस पर विचार करने का आग्रह किया। तो वहीं देखिए दोस्तों, पीएम कुसुम योजना किसानों के लिए एक लाभकारी योजना है। किसान इस योजना के तहत सोलर पंप स्थापित कर सकते हैं। योजना के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख जल्द ही आने वाली है। यह योजना किसानों को सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करने में मदद करती है, जिससे उनकी लागत कम होती है और आय बढ़ती है। उत्तर प्रदेश के किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कूच बिहार में एक रैली के दौरान मनरेगा से जुड़े केंद्र सरकार के एक पत्र को फाड़ दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र की नई शर्तें बंगाल के लिए अपमानजनक है और राज्य इसे स्वीकार नहीं करेगा। ममता ने घोषणा की बंगाल 100 दिनों का काम अपने शर्तों पर चलाता रहेगा। उन्होंने केंद्र सरकार पर पिछले 4 सालों से मनरेगा का पैसा रोकने का आरोप भी लगाया। वहीं देखिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान के लिए 1.2 अरब डॉलर की नई आर्थिक सहायता की मंजूरी दी है। वाशिंगटन में आईएमएफ की बोर्ड की बैठक में यह निर्णय लिया गया। पाकिस्तान इस ऋण का उपयोग अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने में करेगा। इस सहायता में से 1 अरब डॉलर आर्थिक स्थिरता और 20 करोड़ डॉलर जलवायु बदलाव निपटने के लिए है। आईएमएफ के अनुसार पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा है और खर्चों में नियंत्रण किया गया है। वहीं देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सरकारी शिक्षकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब उन्हें स्कूल पहुंचने में 1 घंटे की देरी होने पर अनुपस्थित नहीं माना जाएगा। इस फैसले से शिक्षकों को समय पर पहुंचने में कुछ ढील मिल सकेगी और उन्हें राहत महसूस होगी। यह बदलाव उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में लागू होगा। चलिए अगली खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में 11.32 लाख पुराने स्मार्ट मीटरों को नए स्मार्ट प्रीपेड मीटरों में बदला जाएगा। यह कदम मीटर की धीमी गति की समस्या को दूर करने के लिए उठाया गया है। पुराने मीटरों के कारण उपभोक्ता को होने वाली परेशानी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। नए मीटर लगने से उपभोक्ताओं को बेहतर और तेज सेवाएं मिलेगी। वहीं देखिए दोस्तों, हरियाणा सरकार को 11 नए जिलों के निर्माण और 62 गांवों की तहसील को उप तहसील बदलने के प्रस्ताव मिले हैं। विकास और पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने रिपोर्ट मुख्यमंत्री को भेजी। नए जिलों के प्रस्तावों में असंध, नारायणगढ़, मानेसर, पटौदी, पिहोवा, हांसी, बरवाला, शहीदों, गोहाना और डबवाली शामिल है। प्रशासनिक सीमाओं में बदलाव के लिए 31 दिसंबर तक का समय निर्धारित किया गया है। वहीं देखिए अगली खबर, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बैंकों से ब्याज दर कटौती का फायदा ग्राहकों तक पहुंचाने का आग्रह किया, जिसका उद्देश्य टिकाऊ विकास को समर्थन देना है। उन्होंने बैंकों से बेहतर ग्राहक सेवा, शिकायतों को कम करने और डिजिटल धोखाधड़ी से निपटने के लिए कहा। आरबीआई गवर्नर ने सक्रिय पहुंच और जागरूकता अभियानों को प्रोत्साहित किया और नियमों के सरलीकरण पर भी जोर दिया। वहीं देखिए दोस्तों, नरवाना के सदर थाना क्षेत्र के एक गांव में 17 साल की नाबालिग लड़की के साथ गांव के 4 लड़कों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। पीड़िता को एक लड़के ने फोन पर बुलाया और बाइक पर बैठाकर सुनसान जगह बुलाया गया, जहां पहले से मौजूद 3 अन्य लड़कों ने उसके साथ बलात्कार किया और जान से मारने की धमकी दी। तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे अस्पताल ले गए। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर 4 आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म और पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है।
वहीं चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए लोकसभा में राहुल गांधी ने वोट चोरी को देशद्रोह बताते हुए चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। उन्होंने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया और ईवीएम की पारदर्शिता पर भी चिंता व्यक्त की। राहुल गांधी ने मतदाता सूची में सुधार, सीसीटीवी फुटेज सुरक्षा और चुनाव आयुक्तों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सुझाव दिए। स्पीकर ने कांग्रेस सदस्यों को मर्यादा का पालन करने की नसीहत दी। वहीं अगली खबर देखिए, भारतीय एंटी ट्रस्ट रेगुलेटर इंडिगो के खिलाफ जांच शुरू कर सकता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि देश की सबसे बड़ी एयरलाइन ने एंटी ट्रस्ट नियम तोड़े हैं या नहीं। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने जांच शुरू कर दी है। इंडिगो ने इस महीने अब तक 5000 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल कर दी है, जिसके चलते पीक ट्रेवल सीजन के बीच एयरपोर्ट्स पर हजारों यात्री फंस चुके हैं। चलिए अगली खबर देखिए, अमेरिका में आतंकी हमले के बाद ट्रंप ने सख्त कदम उठाते हुए 85,000 वीजे रद्द कर दिए हैं। यह कार्रवाई सुरक्षा उपायों को मजबूत करने और आप्रवासन नीतियों को सख्त करने के उद्देश्य से की गई है। ट्रंप प्रशासन ने राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए वीजा नियमों में भी बदलाव किया है। वहीं देखिए दोस्तों, दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों के लिए खुशखबरी है। दिल्ली सरकार जल्द ही एक पोर्टल शुरू करने जा रही है, जिसके माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को सब्सिडी मिल सकेगी। पूर्व सरकार के समय की सब्सिडी के करीब 49 करोड़ रुपए अभी तक लोगों को नहीं मिल पाए। तो वहीं देखिए दोस्तों, ट्रंप के भारत पर सख्त रुख के बावजूद अमेरिका और भारत के बीच व्यापार वार्ता सकारात्मक मोड़ पर आ चुका है। अमेरिकी प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के अनुसार भारत ने अमेरिका को सबसे अच्छा प्रस्ताव दिया। भारत अमेरिकी ज्वार व सोयाबीन जैसे उत्पादों के लिए अपना बाजार खोलने को तैयार है। अमेरिका चीन पर निर्भरता कम करने के लिए नए बाजार की तलाश कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के जर्मनी दौरे पर भाजपा ने निशाना साधा। उन्हें पर्यटन वाला नेता कहा। भाजपा ने उन पर संसद सत्र के दौरान विदेश यात्राओं के लिए अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने पलटवार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं का हवाला दिया। राहुल गांधी 15 से 20 दिसंबर तक बर्लिन में रहेंगे। वहीं देखिए दोस्तों, बिहार सरकार ने 71वीं बीपीएससी परीक्षा पास करने वाली महिला उम्मीदवारों के लिए सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि योजना शुरू कर दी है। इस योजना के तहत सफल महिला अभ्यर्थियों को 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी। योजना का उद्देश्य महिलाओं को सिविल सेवाओं की तैयारी के लिए आर्थिक मदद देना है। इसका ऑनलाइन आवेदन आप 31 दिसंबर 2025 से पहले कर सकते हैं। वहीं अगली खबर देखिए, बिहार में प्रगति यात्रा के दौरान घोषित 430 योजनाओं में से 428 को मंजूरी मिल चुकी है। मुख्यमंत्री ने इन योजनाओं को प्राथमिकता से पूरा करने का निर्देश दिया है। सरकार का लक्ष्य है कि इन योजनाओं के माध्यम से राज्य में विकास को गति दी जाए और लोगों को इनका लाभ मिल सके। योजनाओं को समय पर पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है। वहीं दोस्तों देखिए, कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने वीर सावरकर अवार्ड मिलने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बार में केरल में रहते हुए पता चला और उनकी सहमति के बिना नाम की घोषणा करना गैर जिम्मेदाराना है। वहीं शशि थरूर ने कहा कि अवार्ड के स्वरूप और संगठन के बारे में जानकारी न होने के कारण वह कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे और अवार्ड को स्वीकार नहीं करेंगे। वहीं देखिए दोस्तों, उप कृषि निदेशक मनोज कुमार ने बताया कि पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत सोलर पंप की बुकिंग 26 नवंबर से 15 दिसंबर तक खुली है। कृषि विभाग की वेबसाइट पर पंजीकरण अनिवार्य होगा। ऑनलाइन बुकिंग के साथ 5,000 रुपये टोकन मनी जमा करना होगा। 2 HP के लिए 4 इंच, जबकि 3 और 5 HP के लिए 6 इंच और 7.5 और 10 HP के लिए 8 इंच की बोरिंग अनिवार्य होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक बुधवार को सचिवालय में हुई। ऊर्जा विभाग ने खेतों से गुजरने वाली पारेषण लाइन के लिए दिए जाने वाले मुआवजा में वृद्धि की गई है। अब ग्रामीण में 30% और अर्ध शहरी में 45% और शहरी क्षेत्र में 65% सर्किट रेट बढ़ाया गया है। पहले इसका रेट जो था वो 15% फ्लैट रेट था। वहीं अगली खबर देखिए, हरियाणा में अब भवन निर्माण आसान होगा क्योंकि सरकार ने बिल्डिंग कोड 2017 में बदलाव कर दिए हैं। ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट आसानी से मिलेगा और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मकानों के लिए नए नियम तय किए गए हैं। वहीं उद्योगों को 150% से अधिक FAR खरीदने की सुविधा मिलेगी और डेटा सेंटरों के लिए 500% तक का होगा। कम जोखिम वाले भवनों के लिए आर्किटेक्ट ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट जारी कर सकेंगे।
चलिए अगली खबर देखिए। गोरखपुर में एमपी शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह के समापन पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को ड्रग्स और स्मार्टफोन के नशे से बचने की सलाह दी। उन्होंने युवाओं को सही मार्ग पर चलने और देश के विकास में योगदान के लिए प्रेरित किया। सीएम योगी ने शिक्षा के महत्व पर भी जोर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए केंद्र सरकार ने उड़ीसा में राजमार्गों के विकास के लिए 29,830 करोड़ रुपए की सौगात दी है। इस परियोजना से राज्य में सड़क कनेक्टिविटी में सुधार होगा और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। यह निवेश उड़ीसा की बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भुवनेश्वर और अन्य शहरों के बीच आवागमन सुगम होगा। वहीं दोस्तों देखिए अगली बड़ी खबर। बस्ती में एसआईआर के चलते बीएलओ 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं का दोबारा सत्यापन करेंगे। बीएलओ समानता वाले मतदाताओं को सत्यापित कर रिपोर्ट सौंपेंगे। बीएलओ ऐप के नए वर्जन में यह व्यवस्था जोड़ी गई है। नए ऐप में गणना प्रपत्र की फोटो अपलोड करनी होगी और यह कार्य 11 दिसंबर तक पूरा किया जाना है। चलिए अगली खबर देखिए। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में अवैध रूप से प्रवेश करने वालों की बायोमेट्रिक प्रोफाइल बनाएंगे। योगी सरकार ने डिटेंशन सेंटर में यह व्यवस्था की है ताकि घुसपैठियों की पहचान सुनिश्चित की जा सके। इस कदम से सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी। सरकार अवैध प्रवासियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की तैयारी में जुटी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए पंजाब में जिला परिषद और ब्लॉक समिति चुनाव में आम आदमी पार्टी को शुरुआती बढ़त मिल चुकी है। 195 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए, जिनमें से ज्यादातर आम आदमी पार्टी के हैं। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार 357 जिला परिषद और 2,863 ब्लॉक समिति सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। विपक्षी दलों ने नामांकन में बाधा डालने के आरोप लगाए, जिसे चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया है। वहीं देखिए दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से शुरू होगा। इस सत्र में सरकार अनुपूरक बजट पेश करने के साथ साथ 1 दर्जन विधेयक भी प्रस्तुत करने की तैयारी में है। सत्र के दौरान विधायी कार्यों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। यह सत्र उत्तर प्रदेश सरकार के लिए महत्वपूर्ण विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाने का एक अवसर है। चलिए अगली खबर देखिए। यूपी बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव के लिए तैयारी पूरी हो गई है। चुनाव के लिए आवश्यक प्रांतीय परिषद के सदस्य चुन लिए गए हैं। 403 विधानसभा सीटों में से 327 सदस्य चुन लिए गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में प्रांतीय परिषद के सदस्य वोट डालते हैं, जिनमें 98 में से 84 संगठन जिलों के चुनाव भी संपन्न हो गए हैं। अब किसी भी समय प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की घोषणा की जा सकती है। वहीं केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल उत्तर प्रदेश के लिए चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है। उनके लखनऊ पहुंचने पर नए प्रदेश के अध्यक्ष की घोषणा होगी। अब संभावना है कि 16 दिसंबर से पहले घोषणा हो सकती है।